चलिए। क्लास अ, पेपर 3 कर रहे थे ना बेटा। माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ। अरे, कौन है ये? मिताली, माइक ऑफ करो। पेपर 3 में बेटा विजुअल इम्पेयरमेंट कर लिया था शायद, है ना? मिताली, माइक। मिताली, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? माइक ऑफ करो बेटा सब अपने। क्लास नंबर क्या होगा ये हमारा? क्लास 3। पेपर थ्री, क्लास 3। लास्ट टॉपिक हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो गया था। मेंटल रिटार्डेशन करना है बेटा। हिंदी मीडियम पेज नंबर 68 पर आएंगे। इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 21 पर आएंगे। आज का टॉपिक है बेटा मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है आपका? कुछ बालक मानसिक रूप से उपसामान्य होते हैं। ऐसे उपसामान्य बालक कक्षा में अध्यापक के शिक्षा कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बेटा वो आपके क्या होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं, या आप उनको क्या बोल सकते हो? सब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से अलग।
ठीक है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये आर अनेबल टू अंडरस्टैंड टीचर्स। टीचर्स जो भी काम इनको करवाता है, जो भी टास्क करवाता है, उनको समझने में असक्षम होते हैं। ठीक है, ये बच्चे समझने में असक्षम होते हैं, आसानी से समझ नहीं पाते। ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको बेटा मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, या मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब बच्चे जो होते हैं, हमने इनके अंदर कुछ आईक्यूज की बात की है। ठीक है, आईक्यूज किसने दिया था बेटा? आपका लुइस टर्मन ने। आईक्यू का एक फॉर्मूला था जो लुइस टर्मन ने दिया था, जिसमें हम आईक्यू का फॉर्मूला लिखते हैं मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ठीक है। तो इसमें ये पता लगाया जाता था कि किसी का भी इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, वो कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, ये पता लगाया जाता था। ठीक। तो ऐसे ही मेरे पता चला कि मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, एमआर जिसको हम लिखते हैं, मेंटली रिटार्डेड मंदबुद्धि, इनका जो आईक्यू था वो 90 से कम आ रहा था, 90 से नीचे आ रहा था। तो ये जो बच्चे थे, इनको ये देखा गया कि जो मेंटल कैपेसिटीज होती हैं बेटा, जो इनकी मानसिक क्षमताएं हैं, उसके अंदर वो इनसफिशियंट है, मतलब कम मानसिक क्षमताएं इन बच्चों के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये जो बच्चे हैं इनके अंदर मानसिक क्षमताएं क्या है? इनसफिशिएंट है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। इसके बाद हमारा मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं, इनका क्लासिफिकेशन हुआ। अलग अलग तरीके के मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया इस तरीके से। ठीक है, पहले जो आए बेटा वो आए आपके इडियट, जिनको हम जड़ बुद्धि कहते हैं। जड़ बुद्धि जो बच्चे हैं, इनका आईक्यू 0 से 19 के बीच में होता है। ठीक है। दूसरे जो हमारे बच्चे आए वो आए इम्बेसाइल, इनको हम कहते हैं हीन बुद्धि। इन बच्चों का आईक्यू 20 से 49 के बीच में होता है। तीसरे जो बच्चे आए वो आए हमारे फीबल माइंडेड, यानी बेटा दुर्बल बुद्धि। इन बच्चों का आईक्यू 50 से 69 के बीच में आया। और चौथे बच्चे जो थे हमारे वो आए डल एंड बैकवर्ड, यानी मंद या पिछड़े हुए। इनका जो आईक्यू है वो 70 से 90 तक में आया। ठीक है। तो ये आईक्यू में 4 कैटेगरी में हमारे जो बच्चे हैं वो डिवाइड हुए। कौन से बच्चे बेटा? मेंटली रिटार्डेड बच्चे। मेंटली रिटार्डेड यानी जिनका जो आईक्यू है वो 90 से कम है। ठीक है। अब इन 4 बच्चों के बारे में, ये जो 4 कैटेगरी यहाँ पे लिखी हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि किसमें क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि सबसे पहले वाले आते हैं बेटा इडियट, जो जड़ बुद्धि होते हैं। ठीक है। इनका जो आईक्यू होता है वो 0 से 19 के बीच में आप लेके चलो। ठीक है, आईक्यू होता है। ये मूर्ख सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं बेटा, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका मानसिक स्तर इतना निम्न होता है कि ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाते, कैन नॉट डू एनी टास्क ऑन देयर ओन। ये कोई भी काम जो है खुद से नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इन्हें खाना भी खिलाना पड़ता है। यू हैव टू इवन फीड देम। ठीक है। कपड़े भी दूसरों द्वारा, यू हैव टू इवन ड्रेस देम। कपड़े भी इनको दूसरा इंसान पहनाता है। ऐसे बच्चों का सुरक्षा विशेष रूप से करनी पड़ती है। इन बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर जो है बेटा, वो ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस वर्ग के बच्चे कुछ भी सीखने में असमर्थ है, अनेबल
टू लर्न एनीथिंग। ये बच्चे कुछ भी सीखने में असमर्थ हैं, ये कुछ भी खुद से नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जो होते हैं दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट। दुर्घटना इनके साथ कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, ठीक है। इनमें जीवन रक्षा की इच्छा की कमी होती है। ऐसे बच्चे बहुत ही लाचार होते हैं। लाचार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। होपलेस होते हैं ये वाले बच्चे, कोई भी काम ये अपना खुद नहीं कर सकते, ठीक है। ये इडियट हो गए आपके फर्स्ट वाले। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप के जो बच्चे आते हैं बेटा, वो है इम्बेसाइल। ये होते हैं आपके हीन बुद्धि। इनका आईक्यू जो है आपका वो 20 से 49 में जाता है, ठीक है। ऐसे बच्चे भी पढ़ लिख नहीं सकते, कैन नॉट रीड और राइट, ठीक है। ये पढ़ना और लिखना नहीं हो सकता। इन्हें भी दिनचर्या के कई कार्य सिखाए जाते हैं। नीड टू टीच डेली टास्क, ठीक। स्वयं की रक्षा के प्रति सचेत किया जाता है, ठीक है। सेफ्टी के प्रति इनको क्या किया जाएगा? अवेयर किया जाता है कि अपनी सुरक्षा करो, सही से रहो। लेकिन स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में ये भी असमर्थ हैं। ये भी बेटा डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनॉमस नहीं होते हैं। इनका मानसिक विकास और मानसिक योग्यताएं बहुत कम होती हैं। मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल एबिलिटीज जो है इनके अंदर, ये बहुत ज्यादा कम होती हैं। ये भी स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते, कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। ये आपके इम्बेसाइल बच्चे होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इनको कुछ टास्क सिखाए जा सकते हैं, सिखाए जाते हैं। इडियट वाले जो हैं इन्हें तुम्हें ही सब करवाना है, इन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। ये अनेबल टू लर्न एनीथिंग है, ठीक है। फर्क समझ आ गया दोनों में। तीसरे बच्चे होते हैं मोरॉन, जिनको आप फीबल माइंडेड भी बोलते हो, ठीक है। यानी कि आपके, एक मिनट, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात हो रही है। मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में बात हो रही है। ये वो बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं या सब नॉर्मल होते हैं, यानी नॉर्मल बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। इन्हें कोई भी चीज जो है, टीचर की बात कोई भी समझ में नहीं आती है। ये जो बच्चे होते हैं इनका आईक्यू जो होता है वो बहुत कम होता है, 90 से नीचे होता है। इनके अंदर जो मानसिक क्षमताएं हैं वो इनसफिशियंट होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। 4 भाग में इनको डिवाइड किया जाता है, इडियट, इम्बेसाइल, फीबल और डल। ये उनके आईक्यू होते हैं, जिसमें इडियट वाले जो होते हैं ये 0 से 19 का आईक्यू रखते हैं। ये कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते। इनको खाना, कपड़े पहनाना, इनकी सेफ्टी सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं सीख सकते, कोई भी काम ये कोई अपना नहीं सीख सकते, सब आपको करना रहता है। इसीलिए ये बच्चे जो होते हैं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मतलब इनके साथ कोई भी दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है अगर इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो। और ये दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ये अपने से कोई भी काम नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, इडियट, ठीक है। इसके बाद इम्बेसाइल होते हैं 20 से 49 आईक्यू वाले। ये पढ़ लिख नहीं सकते। इनको कुछ रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो सिखाए जा सकते हैं। इनको इनकी सुरक्षा के बारे में सचेत किया जाता है, कॉन्शियस किया जाता है। ये बच्चे भी डिपेंडेंट होते हैं बेटा, ये भी अभी आजाद नहीं है, इनको भी दूसरों की जरूरत पड़ती है। इनकी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो बाकियों से कम होती हैं। ये भी अपना ख्याल नहीं रख सकते, बट इनके केस में यह है कि इनको कुछ चीजें सिखाई जा सकती है, कोशिश कर सकते हो आप सिखाने की।
तीसरे मोरॉन फीबल माइंडेड आते हैं, दुर्बल या मूर्ख जिसको हम बोलते हैं। इनका जो आईक्यू होता है वो 50 से 69 के बीच में होता है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत कम पढ़ लिख सकते हैं, कैन रीड और राइट बट वेरी लिटिल। ठीक है, इम्बेसाइल जो थे वो पढ़ लिख नहीं सकते, ये पढ़ लिख सकते हैं बट बहुत कम। लर्निंग इनकी बहुत स्लो होती है। ठीक है, बहुत धीरे ये कोई भी चीज सीखते हैं, अधिगम की स्पीड इनकी बहुत स्लो होती है। ऐसे बच्चों को किसी कुशल कार्य अकुशल कार्य में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अनस्किल्ड टास्क जो होते हैं उनके अंदर इनको एजुकेट किया जा सकता है, जिसमें कोई स्किल ना हो, वो चीजें तो इनको सिखाई जा सकती हैं। इन्हें घरेलू कार्यों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जो होम टास्क होते हैं उनके लिए भी इन बच्चों को प्रिपेयर किया जा सकता है। इनके घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, झाड़ू लगाना, घर ठीक करना, ठीक है, बेसिक से जो काम होते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा बिना सिखाए भी कर लेगा, ये इनको सिखाना पड़ता है, तैयारी करानी पड़ती है। ठीक है, सामान्य स्कूल शिक्षा इनके लिए कठिन होती है। नॉर्मल स्कूल एजुकेशन जो होती है बेटा ये इनके लिए मुश्किल होती है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ के बैठ बैठकर नहीं पढ़ सकते, इनके समझ में नहीं आएगा। ये शारीरिक दृष्टि से सामान्य होते हैं, ये कुछ ट्रेनिंग के बाद अपनी रोटी कमा सकते हैं। कैन अर्न लाइवलीहुड आफ्टर सम ट्रेनिंग। अगर इनको मतलब इनको इतना सिखाया जा सकता है कि ये अपनी जीविका कमा लेंगे, छोटा मोटा काम करके ये पैसे कमा लेंगे अपने। ठीक है, और लास्ट वाले आते हैं आपके डल एंड बैकवर्ड, जिनको हम बॉर्डर लाइन केस भी बोलते हैं, या मंद या पिछड़ा या सीमांत। ठीक है, ये वाले जो बच्चे होते हैं इनका जो आईक्यू होता है बेटा ये आपका 70 से 90 तक होता है, 89 कर लेना इसको। ठीक है, 70 से 89 तक का इनका आईक्यू होता है। ये जो बच्चे हैं कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं चल सकते, कैन नॉट स्टडी विद नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल बच्चों का पेस ये नहीं पकड़ सकते। ठीक है, ये जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। हमारे देश के बच्चों में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिले, यह सामान्य बालकों जैसी क्षमताओं और योग्यताओं के बहुत निकट होते हैं। ठीक है, क्लोजर टू एबिलिटीज ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन, क्योंकि इनको वो रिसोर्सेज नहीं मिले हैं टाइम पर जो नॉर्मल बच्चों को मिले हैं, इसलिए ये बच्चे पिछड़ गए हैं। तो इनके पास क्षमताएं आसपास ही होती हैं, नॉर्मल बच्चों जैसे ही ये देखने में लगते भी हैं। ठीक है, इनको सिखाई चीजें जा सकती हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। ये आपके बॉर्डर लाइन केस होता है। तो ये चार आपकी कैटेगरीज है मेंटली रिटार्डेड में जो आपको पढ़नी है। इसके बाद आ जाती हैं विशेषताएं या आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टॉपिक अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटली रिटार्डेड बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वही सारी चीजें करेंगे। हमने पहले डेफिनेशन करी, फिर टाइप्स करे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कारण पता करेंगे, आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सॉल्यूशंस है, और रोल ऑफ स्कूल और टीचर, जैसे हमने विजुअल इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड में भी किया था वही सारी चीजें इसमें भी करेंगे, इसको 16 नंबर का बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआर क्या है बेटा, कि ये जो बच्चे होते हैं धीरे सीखते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा 4 प्रकार के बच्चे हैं, तो इनका जो अधिगम होता है वो बहुत स्लो होता है, उसकी स्पीड बढ़ाना नामुमकिन के बराबर है। फिजिकल इन्फीरियोरिटी होती है बेटा इन बच्चों में, शारीरिक हीनता होती है। ये जो बच्चे होते हैं इन बच्चों में शारीरिक हीनता आ जाती है। इनका जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है बेटा, वो थोड़ी सी क्या बोलेंगे, विकृत हो जाती है। विकृत को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी को कैसे बोलेंगे,
हाँ, क्या बोलेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी इनकी बॉडी हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा जो इनका जो कॉन्फिडेंस है दूसरों के सामने, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अपने शरीर को ये दूसरों के सामने जो है इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आने लग जाती है। और कॉन्फिडेंस की कमी आने की वजह से बेटा ये बीमार रहने लग जाते हैं। हाँ, डिस्टॉर्टेड इज द करेक्ट वर्ड। यस, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, ये बीमार रहने लग जाते हैं और इनका जो शारीरिक विकास है, इल रहने की वजह से इनका फिजिकल डेवलपमेंट भी जो है बेटा वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जिस तो इनके अंदर फिजिकल इंफीरियोरिटी आ जाती है। ये बच्चे अपने आप को शरीर के मामले में कम समझने लगते हैं। फिर आपका आता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी, यानी कि संवेगात्मक अस्थिरता। क्योंकि इन बच्चों ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बेटा कोप अप नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ ये डील नहीं कर पाते हैं, और होता है नॉर्मल बच्चे इनको बुली करते हैं, तंग करते हैं, अपने जैसा नहीं समझते, अलग समझते हैं, तो ये बच्चे जो है चिड़चिड़े रहते हैं। ठीक, फिर इनमें आ जाता है इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव वोकैबुलरी। इनकी जो वोकैबुलरी होती है बेटा वो इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव होती है, यानी कि इनके उतने ज़्यादा ये शब्द नहीं सीखते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा सीखता है। बोलने में ये स्टैमर कर जाते हैं, शब्दों को प्रोनाउंसिएशन में इनके प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और इनकी जो शब्दावली होती है वो दोषपूर्ण होती है। इनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो लिमिटेड होती है। ठीक, फिर आता है लिमिटेड इंटरेस्ट, क्योंकि इनका आईक्यू बहुत लो होता है, इस वजह से इनको चीजों में दिलचस्पी भी बहुत कम होती है। ठीक है, किसी एक ही कार्य में अपनी रुचि का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। कोई भी एक काम कर लेंगे, दूसरे काम में इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है बेटा इनका। ठीक है, बहुत जल्दी ध्यान भटकता है इनका किसी भी चीज से। आपने इनको बोला है इस चीज पे फोकस करो, तो ये इस चीज पे 5 मिनट से ज्यादा फोकस कर नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज पे इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हाँ, 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 इडियट और इम्बेसाइल तो रहते ही हैं। फीबल माइंडेड और डल वाले जो हैं, इनको सिखाया जा सकता है इतना कि ये कल को अपनी आजीविका कमा सके, बट शुरुआत में ये डिपेंडेंट ही रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं इनको। मानसिक क्षमताएं जो होती हैं उसकी कमी होती है बेटा इनमें बहुत ज्यादा। लैक ऑफ इंस्पिरेशन, ये बेटा किसी से भी प्रोत्साहित नहीं होते हैं। प्रोत्साहन की बहुत कमी होती है, स्कूल में जाने का मन नहीं करता इनका। ठीक है, अगर इनको हम बोलेंगे कि आप इंस्पायर हो, कोई इंस्पिरेशन आप लो किसी से, ठीक है, किसी को अपना आइडियल मानो, तो ये चीज इनके अंदर नहीं आती है। इनका जो झुकाव होता है ज्यादातर वो इमोरालिटी की तरफ होता है, और ये क्राइम वगैरह में चले जाते हैं। ठीक है, जल्दी मतलब क्राइम वगैरह की तरफ अगर इनको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है, तो ये उसकी तरफ ज्यादा झुकाव कर लेते हैं, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता इनके अंदर कम होती है। इनका विकास कम होता है, डेवलपमेंट इनका स्लो होता है बेटा। ठीक है, कोई भी विकास हो इनका धीमा होगा। ये जो बच्चे होते हैं इनमें एडजस्टमेंट करने की प्रॉब्लम होती है, ये इजीली किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, स्कूल, परिवार, दोस्त, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं मोस्टली। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की कमी रहती है। अमूर्त चिंतन करना इनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है,
मिनट। जावी पानी देना बेटा। फिर आते हैं कारण, क्यों होते हैं ये मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, पहला कारण बेटा हेरिडिटरी, जीन्स की वजह से। ठीक है, मानसिक पिछड़ेपन का उत्तरदायित्व हेरिडिटरी पे डाला जाता रहा है। माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य भाग उनकी संतान को मिल जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं तो बच्चा भी मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है, पेरेंट्स की बुद्धि कम रही होगी इस वजह से। इस प्रकार की बुद्धिहीनता पूर्वजों में भी होती है तथा उसका हस्तांतरण उनकी संतान में हो सकता है। यह हस्तांतरण गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। तो क्रोमोसोम्स या जीन्स जो भी आप कहो, ठीक है, इनके जरिए से जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन हो सकती है। दूसरी चीज आती है आपकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर। क्या हो रहा है यार? मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि कोई दोष आ जाए तो बालक मानसिक रूप से विकलांग या मंदबुद्धि हो सकता है। ठीक है, ब्रेन इंजरी की वजह से बेटा, दिमाग में कोई चोट लग गई है, किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसके अलावा ब्रेन सेल्स में बुखार अगर हो जाता है, दिमागी बुखार आप सबने सुना होगा। ठीक है, फीवर अगर आदि हो जाता है, इसकी वजह से भी शारीरिक कारकों में ही शामिल है। कई और बीमारियां जो है मेंटल मेंटल रिटार्डेशन को जन्म देती हैं बेटा, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाता है आपका, कॉन्जेनाइल, ये पता नहीं कौन सी बीमारियां होती हैं, दिमाग की होती हैं वैसे, कॉन्जेनल सिफाइलिस हो जाता है। जर्मन मीजल्स का बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद एपिलेप्सी, इन बीमारियों की वजह से पैरालिसिस, एपोप्लेक्सी, ठीक है, इनकी वजह से भी मंदबुद्धि हो सकती है। इन बीमारियों के अलावा गर्भ अवस्था के दौरान उपमान्य स्थिति, बच्चे के जन्म के समय कोई दुर्घटना या मस्तिष्क पर किसी औजार का घाव लगना, शैश अवस्था में सिर पे चोट लगना, असंतुलित भोजन या कम भोजन के कारण भी मंदबुद्धि हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल डिलीवरी, एक्सीडेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, इंजरी डिलीवरी के टाइम पर, या इन्फेंसी में कोई इंजरी हो गई है, इन सबसे या फिर तुम्हारा मैल न्यूट्रिशन, खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है, या कम भोजन, इसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। क्या पूछ रहे हो बेटा? प्री मेच्योर डिलीवरी, साइजोफेरेनिया, बेटा मुझे पता नहीं है क्या होता है साइजोफेरेनिया, मुझे यही नहीं पता मेनिंजाइटल और कॉन्जेनाइल सिफाइलिस क्या होता है, बस इतना पता है ये दिमागी बीमारी होती है, मैं तो पढ़ के बता रही थी। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जैसे डिलीवरी के टाइम पे या तो प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई है या ऑपरेशन से अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो कोई इंस्ट्रूमेंट जो है उस टाइम पे जब डॉक्टर्स उसको डिलीवर कर रहे हैं तो वो लग गया है बच्चे को ब्रेन पर। ठीक है, या पैदा होने के बाद जो छोटा बेबी होता है, हमारा इन्फेंट होता है, बेड से गिर गया है या दीवार से उसके सर पे चोट लग गई है, तो और खाने को उसको ठीक से नहीं मिल रहा है, मैल न्यूट्रिशन, खाने की कमी की वजह से भी शारीरिक जो है उसमें दोष पैदा हो जाते हैं, जिससे दिमाग के अंदर क्षति पहुंचती है, जिससे कि वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा आपका कारण दे रखा है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल यानी संवेगात्मक कारक, मानसिक रूप से जो बिछड़े हुए बच्चे होते हैं बेटा, इनका संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित हो सकते हैं। मतलब कि
एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। ऐसे जो बच्चे हैं या तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं, ठीक है? या बेटा ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। आक्रामक यानी अटैकिंग मोड में ज़्यादा रहते हैं ये। ठीक है? इन बालकों के संवेगात्मक असंतुलन का प्रभाव उनकी इमोशनल अचीवमेंट पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि इनके इमोशंस जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से इनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस होती हैं, प्रभावित होती है, इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पर ऐसा इसलिए होता है कि ये बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण पाने के अयोग्य होते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते ये अपने इमोशंस को, इसीलिए कोई भी परीक्षा ये नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली। ऐसे बच्चों में अपना समायोजन करने में सक्षम नहीं होते, एकोमोडेशन नहीं कर पाते हैं ये बच्चे की किसी भी सिचुएशन में कैसे ढलना है, ठीक है, अनेबल टू एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब हाउ टू अडेप्ट, अडॉप्ट, एडजस्ट, ठीक है। इसके बाद चौथा फैक्टर दे रखा है बेटा इन्होंने, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सामाजिक कारक। तो समाजशास्त्रीय कारक भी मानसिक पिछड़ेपन में अपना योगदान देते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि मानसिक पिछड़ापन परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी कारण है। जैसे उपरोक्त कारक, जैसे कि मान लो घर वाले गरीब है, ठीक है, तो पेरेंट्स जो है वो पुअर हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो उसकी की वजह से क्या होगा कि बच्चे का जब सोशल डेवलपमेंट वीक होगा तो उसका दिमाग जो है वो भी क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, मतलब रेयर केसेस में आता है सोशोलॉजिकल फैक्टर। अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम, कि कारण तो हो गए, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इन बच्चों को। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, क्या परेशानियां आती हैं बेटा, पहली तो वही हो गई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, कहीं भी एडजस्ट करने में इनको परेशानी आएगी। तीन जगह होती है एडजस्ट करने की बेटा, एक घर होता है, एक स्कूल होता है, ठीक है, एक समाज होता है। कहीं भी उठने बैठने में इनको परेशानी होगी। बच्चे को लगेगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है कि उनका बच्चा जो है मंद बुद्धि है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, घर पे जो पेरेंट्स होते हैं बेटा यही अनअवेयर होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि इनका जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड है, और ये अपने बच्चे को जो ट्रीट करते हैं वो बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इन पेरेंट्स को अवेयर कराना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो माता पिता जो है उस बच्चे से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई रख लेते हैं, और जब वो बच्चा उन एक्सपेक्टेशंस में फेल हो जाता है तो वही माता पिता उस बच्चे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, द्वंद्व में आ जाते हैं, स्थिति भी कॉन्फ्लिक्ट की पैदा हो जाती है, उसको उसको मारते पिटाई करते हैं। तो परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार भी उस बच्चे के साथ ठीक नहीं रहता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स जो है इनको एडुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए इनको कि भाई आपका बच्चा मंद बुद्धि है तो आपको इसको प्यार से रखना पड़ेगा, आपको इसके साथ प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एडजस्ट, तो ऐसे बच्चे घर पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। स्कूल में कई बार मंदबुद्धि बालकों को स्कूल में और कक्षाओं में अध्यापकों का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। स्कूल के अंदर भी टीचर्स जो होते हैं बेटा वो नॉन सिंपैथेटिक बोलेंगे, अनसिंपैथेटिक बोलेंगे, रहते हैं बच्चों की तरफ, ठीक है, सहानुभूति शो नहीं करते ऐसे बच्चों की तरफ, इनको पनिश कर देंगे, डांट लगा देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसल्ट कर देते हैं इन बच्चों को, ऑफेंड कर देते हैं इन बच्चों को दूसरों के सामने, है ना, इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझते। तो ऐसे बच्चे अध्यापकों की सामान्य विधियों से कुछ भी सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, वो टीचर से कुछ सीखता ही नहीं है, और जब सीखेगा नहीं तो उसको फिर डांटेंगे और कभी कभी पनिशमेंट दे देंगे, और इतना ज्यादा डांट और इतनी ज्यादा पनिशमेंट से इनके अंदर का जो भी बेटा प्रोत्साहन होता है, जो भी इनकी जो क्या बोलते हैं प्रोत्साहन को इंग्लिश में, इंस्पिरेशन, है ना, वो सारी चीज इनकी खत्म हो जाती है। ये जो बच्चे होते हैं अल्टीमेटली क्या करेंगे, दे स्टार्ट हेटिंग स्कूल, स्कूल से नफरत होने लगेगी इनको, ठीक है। ऐसे ही समाज होता है, समाज के अन्य वर्ग के लोग भी मंदबुद्धि बालकों को हीन भावना से देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा आता है जो मेंटली रिटार्डेड है तो हम उसको एकदम अलग ही तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं,
अपने से उसको अलग अलग समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम एक नॉन एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर। या तो हम उसके सामने दिखावा करेंगे कि अच्छा बनने का, है ना, या हम सच में अच्छे भी होंगे फिर भी हम उसको नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अगर हम अच्छे भी हैं और बुरे हैं तो हम थोड़ा उससे बचेंगे, कटेंगे, उसको दूर रखेंगे अपने से। तो एक नॉन एक्सेप्टेंस है समाज में ऐसे बच्चों के लिए। तो मेल जोल जो होता है वो हम बढ़ाना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये एक मैं फैक्ट बता रही हूँ। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये बच्चे भी क्या होते हैं, इनको लगता है कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हीन भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है। समाज के दूसरे सदस्यों के समान वे स्वयं को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, फिर आती है इसमें आपकी, एक तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स। घर, स्कूल, समाज आदि में इन सब जगह पे उचित वातावरण ना मिलने के कारण इनके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा इनको, ना घर पे, ना स्कूल में, ना सोसाइटी में। नो वन इज अंडरस्टैंडिंग देम। कोई इनको अलग कर रहा है, कोई इनको पनिश कर रहा है, कोई इनसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रख रहा है। ठीक है, फिर मैं इतना बता देना। फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान इनकी, कैसे इनको पहचाना जाए। आप चाहते हो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को मैं अपनी क्लास के 40 बच्चों में से पहचानूं, तो कैसे पहचानोगे, देखने में तो नॉर्मल ही लग रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ टेस्ट के जरिए से इनको पहचाना जा सकता है बेटा, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट। आप इन बच्चों का बुद्धि परीक्षण ले लो। बुद्धि परीक्षण, मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत या सामूहिक कैसे हो सकते हैं बेटा, आप पर्सनल टेस्ट ले लो या ग्रुप में ले लो। ठीक है, आप इनका जो टेस्ट है वो वर्बल ले लो या नॉन वर्बल में ले लो। ठीक, बहुत छोटे बच्चों को अभाषाई और व्यक्तिगत परीक्षण की अधिकतर दिए जा सकते हैं। इस कार्य के लिए नई दिल्ली में हौस खास में बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभाग में बच्चों की बुद्धि परीक्षण की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है। तो ये बता रहे हैं हौस खास के अंदर तुम्हारा जगह है ना, हौस खास दिल्ली में। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जहाँ पे मंद बुद्धि बच्चों के परीक्षण की व्यवस्था कर रखी है। अध्यापक बालक के माता पिता को ऐसे संस्थानों में जाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। टीचर्स क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स को रिकमेंड करें कि आप अपने बच्चे को वहां पर लेकर जाइए और इसका इंटेलिजेंस टेस्ट करवा के लाइए, क्योंकि हर स्कूल में नहीं होता है। ठीक है, दूसरे आते हैं अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हाउ मच ही हैज लर्न, हाउ मच he has learned, how much he is applying। ठीक है, तो बालकों का मानसिक पिछड़ापन उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी जाना जा सकता है। इस प्रकार के टेस्ट में टीचर्स द्वारा बड़ी सावधानी से बनाए जाने चाहिए। ये परीक्षण भी व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर हो सकते हैं। तो हमने जो बच्चे को चीजें सिखाई हैं उसके आधार पर हम उसका टेस्ट ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसने कितना सीखा और वो कितना उसको अप्लाई कर पा रहा है जीवन में। यही दो टेस्ट है बस आइडेंटिफिकेशन के। फिर आपका एजुकेशन आ जाता है। इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, मेंटली रिटार्डेड बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है। तो भाई एक तो इनको इंडिविजुअल अटेंशन दो। ऐसे जो बच्चे होते हैं इन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इनकी जो भी रुचियां हैं, जो भी चीजें इनको पसंद हैं, उसको टीचर को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और टीचर अकेले में इनसे बात करे। इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, ये तो बेटा मैंने बोला था कि सब में ही लिख देना। ठीक है, स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लास, स्पेशल टीचर। तो स्पेशल स्कूल और स्पेशल हॉस्पिटल होने चाहिए जहाँ पे इन बच्चों के टेस्ट हो सके, इन बच्चों का जो भी उचित परीक्षण है, परिणाम है, उनके बारे में जानकारी हासिल हो सके। स्पेशल टीचिंग मेथड होने चाहिए। ठीक है, टीचिंग मेथड कब स्पेशल होंगे, जब आप स्पेशल टीचर रखोगे।
तो जो हमारे स्पेशल टीचर्स होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। वो इजी मेथड, सरल मेथड, कुछ ऐसे मेथड जिनसे इन बच्चों का इंटरेस्ट आए उन चीज़ों में, क्लास के अंदर इनका अटेंशन स्पैन बढ़े, इनको बैठना अच्छा लगे क्लास में, स्कूल से इनको प्यार हो जाए, ऐसे मेथड। ठीक है। इन बच्चों के लिए करिकुलम स्पेशल होना चाहिए, नॉर्मल करिकुलम से ये नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो पाठ्यक्रम जो है इसको भी अलग से बनाया जाए, नॉर्मल बच्चों से अलग इनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम जिसके अंदर इनका, जो इनके लिए उपयोगी हो। और एडुकेट पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स को पढ़ाना बहुत जरूरी है बेटा। पेरेंट्स को एडुकेट करने का मतलब है अवेयर करना, माँ बाप को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक माँ बाप को पता नहीं होगा कि मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, वो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। जो पेरेंट्स अवेयर होंगे वो अपने बच्चों के साथ सही व्यवहार रखेंगे। ठीक है। फिर ये स्पेशल टीचर हो गया आपका, फिर वही स्पेशल टाइम टेबल। हाँ। 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 इंक्लूजन ये कहता है कि आप सारे बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाओ, बिल्कुल कहता है। बट इंक्लूजन ये भी कहता है कि जो उसमें हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मतलब मेंटली रिटार्डेड, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, इन बच्चों के लिए उसी स्कूल में अलग से एक स्पेशल क्लास और एक स्पेशल टीचर और एक स्पेशल करिकुलम भी रखो। आई बात समझ? इंक्लूजन ये तो कहता है, इंक्लूजन कहता है इन बच्चों को भी नॉर्मल बोलो, इन बच्चों को मेंटली रिटार्डेड मत बोलो, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाओ, ताकि नॉर्मल बच्चे भी इनको नॉर्मल बोले। बट इनके साथ साथ आप एक अलग से एक क्लासरूम ऐसा बना दो जहाँ पे स्पेशल क्लास, स्पेशल टीचर, स्पेशल करिकुलम हो, प्लस वो फैसिलिटीज हो जैसे हॉस्पिटल वगैरह स्कूल के आसपास, या स्कूल से जुड़ के एक ऐसा स्कूल हो जिसमें स्पेशल बच्चों को अलग से थोड़ा टाइम दिया जाए, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। ठीक है। इसके बाद इतना काफी है इसमें। ये आपका मेंटली रिटार्डेड हो गया बेटा। फिर ये आपका रिपीटेड है, हिंदी की बुक में बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिपीटेड दे रखी हैं। मम्मा वो पुरानी दे दो, माँ वो वाली दे दो, रख दो। फिर आते हैं, ये सारा रिपीटेड है अब आपका। ये मेंटली रिटार्डेड में इतना आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपने लिख देनी है। फिर इंग्लिश मीडियम में भी कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, ये सारा है आपका। ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन हो गया आपका। ये सारी चीजें आप आराम से 16 नंबर में समझा देना। पहले इंट्रोडक्शन देना, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लेन करना, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेस, प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन। ठीक है। अब इसके बाद लोकोमोटर और न्यूरोलॉजिकल। लोकोमोटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड, पीछे आया था क्या?